नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज फिर लेकर आ गई हूँ मैं आप सभी के सामने एक नई कहानी। कहानी का नाम है जब बेटे बहू ने बूढ़ी माँ को बोझ समझकर निकाला घर से बाहर, फिर माँ ने सिखाया सबक। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसी से मिलती है आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। गीता रोहन से कहती, देखो मैंने मेहमानों की लिस्ट बना ली है, यदि कोई कमी रह गई हो तो तुम खुद देख लो, वरना बाद में मुझ पर गुस्सा करोगे। तब रोहन कहता, क्या सब काम मैं ही देखूं? पहले एक केतरी वाले को देखो और अब डेकोरेशन वाले को। फ़ोन कर रहा हूँ लेकिन वही भी आखिरी वक्त पर फ़ोन नहीं उठा रहा है। क्या अभी तक डेकोरेशन वाला हुआ नहीं? तुम्हें पता है ना, 2 दिन बाद हमारे घर का गृह प्रवेश है। तभी वहाँ कुसुम जी आते हुए कहती, बेटा और पंडित जी से बात हो गई? तभी गीता ने हैरानी से कहा, अब पंडित जी का क्या काम है? तब कुसुम जी कहती, बेटा नए घर में जाएंगे तो पूजा पाठ भी तो कराना जरूरी है। भगवान का आशीर्वाद मिलता है, सब कुछ मंगल होता है। तब गीता ने कहा, माँ जी मैं इन पुरानी बातों को नहीं मानती, तो प्लीज़ आप अपनी राय अपने पास ही रखें। और वैसे भी वही नया घर हमारा है, तो हम देख लेंगे कि हमें किस हिसाब से क्या करना है। कहते हुए गीता वहाँ से गुस्से में चली जाती और कुसुम जी अपने बेटे रोहन से कुछ कहते तो उसके पहले रोहन कहता, प्लीज़ माँ, अपने ये पुराने विचार अपने तक ही रखिए, हम पर मत थोपिए। और हम दोनों ने पहले से ही प्लानिंग कर ली है कि हम अपने नए घर में कैसे जाएंगे, तो आप ना बीच में कीच मत मचाइए। और तभी रोहन गीता के पास जाता और कहता, तुमने मिस नताशा का नाम क्यों नहीं लिखा? तभी गीता ने कहा, उसको इस पार्टी में बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। रोहन, तुम जानते हो ना कि पिछली बार उसने मेरी कितनी बेइज्जती की थी। रोहन आगे कुछ कहता उसके पहले ही रोहन के पास डेकोरेशन वाले का फ़ोन आता। तभी रोहन उससे गुस्से में कहता कि मेरा अभी तक फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे, और उससे आगे की बातें करने लगता। और वहाँ कुसुम जी अपने बेटे और बहू के इस बर्ताव से बहुत दुखी हैं और कमरे में जाती और अपने पति की फ़ोटो अपनी पेटी में से निकालती और कहती, आपने तो जिंदगी भर साथ निभाने का कहा था, तो बीच रास्ते में मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? कहते हुए कुसुम जी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगते और कुसुम जी कहती हैं, अब मुझसे आपके बिना रहा नहीं जाता, आप मुझे अपने पास बुला लीजिए। अक्सर यही होता था, यदि कुसुम जी अपनी कोई भी राय अपने बेटे और बहू को देते तो वह उसे मना कर देते थे। और जब उन्होंने शाम को खाने के वक्त कहा, रोहन अभी तक तुमने अपने काका जी को फ़ोन कर दिया होगा ना घर के गृह प्रवेश में बुलाने के लिए, वही कब तक आ रहे हैं? तभी गीता अपनी सास से कहती, माँ जी, इस पार्टी में किसी गांव के गवार को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी इस पार्टी में मेरे फ्रेंड आ रहे हैं, कहीं आपके देवर और उनकी गवार बेटी के आने की वजह से हमारी इंसेंट न हो जाए। वैसे भी शादी के टाइम आपकी गवार भतीजी ने हमारी बहुत बेइज्जती कराई थी। तभी रोहन ने कहा, मॉम, आप इन सब बातों को छोड़िए, वैसे भी क्या ज़रूरत है चाचा जी को इस बुढ़ापे में इतनी तकलीफ देने की? अब गांव से शहर आएंगे और फिर 2 दिन बाद गांव चले जाएंगे, उन्हें गांव में आराम से रहने दीजिए। कुसुम जी क्या कहती, अपने बेटे बहू की बात सुनकर शांत हो जाती। वही कहना चाहती थी, बेटा मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी जल्दी अपने काका जी को भूल जाओगे, जिन्होंने
तुम्हारे पिताजी के जाने के बाद हमेशा हमारा साथ दिया, हर सुख दुख में हमारे साथ रहे। और तुम तो अपनी छोटी बहन को भी भूल गए, जो रक्षाबंधन पर राखी बांधती थी तुम्हें। यदि तुझे थोड़ा सा भी बुखार आ जाता था तो वह कितनी घबरा जाती थी। जब तक तू ठीक नहीं हो जाता था तो तेरे पास बैठी रहती थी। तू तो हमेशा कहता था मैं अपनी बहन की हमेशा रक्षा करूँगा। तो तू यह सब बातें कैसे भूल गया? क्या बड़े शहर में आने के बाद अपने रिश्ते भी भूल जाते हैं लोग? जिन काका जी की बदौलत तू आज यहाँ है, तू उन्हें अपने नए घर के गृह प्रवेश में बुलाना नहीं चाहता। आज तुझे वही गांव के गंवार रख रहे हैं, और जब तुझे पैसों की ज़रूरत होती थी तो वही काका जी ही तुझे याद आते थे। जब तेरी नौकरी रखी थी तो तू कैसे भागते हुए काका जी के पास गया और कहा था, काका जी आपके आशीर्वाद से मेरी नौकरी रख गई, अब थोड़ी सी मदद चाहिए। यदि आप कुछ पैसे देते तो मैं शहर में जाकर रहने लगता। वो क्या है ना, सैलरी तो 1 महीने बाद मिलेगी, तब तक रहने का और खाने का खर्च भी तो रखेगा ना। तेरा इतना कहते साथ एक पल सोचे बिना देवर जी ने तुझसे कहा, जब तेरे काका जी जिंदा हैं तो तू पैसे की चिंता क्यों करता है? और 1 वर्ष तक उन्होंने तुझे पैसे भेजे, और आज उन्हीं काका जी को और अपनी छोटी बहन को बुलाने में तुझे और तेरी पत्नी को अपमान महसूस हो रहा है। सच कहती है तेरी पत्नी, हम गांव के गंवार हैं, इसलिए पैसों से ज़्यादा इंसान को महत्व देते हैं। अब कब तक यहाँ बैठी रहेंगी आप? जाकर बर्तन धो दीजिए। अपनी बहू की आवाज़ सुन कुसुम जी अपनी सोच से बाहर निकलती और हैरानी से कहती, बहू तुमने मुझसे कुछ कहा क्या? हाँ, फिजूल की बात तो आपको सुनाई दे जाती है, बस काम करने को कहा तो सुनाई नहीं दिया। जाइए, जाकर बर्तन धो दीजिए और झाड़ू पोछा भी कर देना, साथ में कपड़े भी धो देना। मैंने कामवाली को छुट्टी दे दी है तो घर के काम आप ही कीजिए। वैसे भी मुझे बहुत काम है, और आप फालतू बैठेंगी तो यहाँ वहाँ की फालतू की बातें ही करेंगी। उससे अच्छा कुछ काम कीजिए। कहते हुए गीता वहाँ से चली जाती और कुसुम जी लग जाती घर के कामों में। 2 दिन बाद नए घर में गृह प्रवेश होता। सभी गीता और रोहन की बहुत तारीफ कर रहे थे। वाओ, क्या शानदार घर लिया है तुम दोनों ने, और कितना मैनेज कर कर रखा है, हर एक चीज़ इम्पोर्टेंट रखती है। तभी गीता ने इतराते हुए कहा, मेरा घर है तो हर एक वस्तु इम्पोर्टेंट तो होगी। हाँ हाँ, वही तो है ही, और साथ में पाइती भी बहुत बेहतरीन है। गीता अपनी तारीफ सुन बहुत खुश थी कि तभी गीता की माँ और भाई भी वहाँ आते। गीता अपनी माँ और भाई को देखकर बहुत खुश होती और कहती, आने में इतनी देर क्यों करती, और अपनी सभी सहेलियों से इंट्रोडक्शन कराने रखती। तभी गीता की सहेली ने कहा, गीता तूने अपने माँ और भाई से तो मिला दिया, पर तेरी सास कहाँ है? वह तो दिख ही नहीं रही हैं। तभी गीता ने कहा, उनके सिर में दर्द थे, ऊपर कमरे में आराम कर रही हैं। दरअसल गीता ने ही अपनी सास को पाइती में आने से मना कर दिया था। कहा था, आपने कभी इतनी बड़ी पाइती तो देखी नहीं होगी, और आपको तो हमेशा गांव के गंवार वाली बातें ही याद में आती हैं। तो आप एक काम कीजिए, ऊपर कमरे में ही रहिए और पाइती ख़त्म होने के बाद बाहर आ जाइएगा। और याद रखिए, आपके वजह से मेरी सहेलियों के सामने कोई बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। थोड़ी देर में पाइती ख़त्म हो जाती है, और तब गीता अपनी सास के पास जाते हुए कहती है, माँ जी आप नीचे जाकर किचन में सो जाइए। वह क्या है ना, अब मेरे मम्मी पापा भैया भाभी और बहन भी आए हुए हैं, तो यह कमरा उनके लिए हो जाएगा। इसी तरह दिन निकलते जाते। 1 हफ्ते तक गीता के मायके वाले
नए घर में रुकते और इतने बड़े घर में और कुसुम जी के लिए कोई कमरा भी नहीं था। जाते वक्त गीता की माँ कुसुम जी से कहती, मैं तो अपने बेटे बहू पर बोझ बनना ही नहीं चाहती, इसलिए उनके घर पर कभी रहने के लिए जाती ही नहीं हूँ। और वैसे भी बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उनके घर पर रहना अच्छा नहीं होता। वैसे आप कब जा रही हैं अपने गांव? अब आपको भी यहाँ पर अच्छा नहीं लगता होगा। आपको तो गांव की ही याद आती होगी। अब वहीं पर तो आपकी पूरी जिंदगी बीती है। कुसुम जी क्या कहती, वह बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती। तभी गीता चिल्लाते हुए कहती, बड़ी बेशरम है तुम्हारी माँ, अब कितने दिन मुझे यह बोझ झेलना होगा। कुसुम जी अपने पति की फोटो लेकर बाहर आती और कहती, बहू अब तुम चिंता मत करो, अब मैं तुम दोनों की खुशियों के बीच में आना नहीं चाहती। मैं गांव वापस जा रही हूँ, वहाँ अभी भी मेरा घर है। शायद इसलिए ही रोहन के पिताजी ने मुझसे कहा था कि चाहे कुछ हो जाए तुम वह घर मत बेचना। लगता है कि वह तुम दोनों को पहले ही समझ चुके थे, इसलिए वह मुझसे अक्सर कहते थे कि बेटे से ज़्यादा उम्मीद मत रखना। उन्होंने तो मेरे बुढ़ापे के लिए पैसे भी जमा कर कर रखे थे, लेकिन तुम दोनों ने बातें बनाकर वही मुझसे ले लिए। लेकिन अभी भी मेरे पास मेरा घर है, मैं वहाँ पर जाकर रह सकती हूँ। रोहन की तरफ देखते हुए कहती, तू जब हुआ था तो लगा था तू बुढ़ापे का सहारा होगा, पर मुझे नहीं पता था कि तू अपनी माँ को बोझ समझेगा और उन्हें इस बुढ़ापे में अपनी पत्नी और उसके मायके वालों के लिए मरने को छोड़ देगा। तूने इतना बड़ा घर तो बनवा लिया, लेकिन अपनी माँ के लिए एक कमरा तक नहीं बनवा पाया। यह सुन गीता ने कहा, देखो तो रोहन, तुम्हारी माँ के नखरे। गांव में तो टूटी फूटी झोपड़ी में भी खुशी से रह रहती थी, और इतने बड़े घर में इन्हें खुद का कमरा रहने के लिए चाहिए। हमने यह घर अपनी मेहनत की कमाई से बनवाया है, कोई आश्रम खोलकर नहीं रखा है जिसमें आपको रहने के लिए कमरा दिया जाए। हाँ बहू, मैं तो ठहरी गाँव की गवार, मैं क्या जानूँ तुम पढ़े लिखे समझदारों का गणित। तुम्हारे घर में तो नौकरों को रहने के लिए भी कमरे होते हैं, पर बूढ़ी सास को रहने के लिए नहीं। लेकिन अपने माता पिता और भाई बहन के रहने के लिए तुमने कमरे पहले से ही बनवा कर रखे हैं। क्या करें, इनके पास कोई अपना घर नहीं होगा, इसलिए इस आश्रम में आकर रहने लगे। इतना सुनते ही साथ गीता गुस्से में आग बबूला होकर कहती, ए बुढ़िया, अपनी सीमा में बोल वरना। तभी कुसुम जी ने कहा, क्या वरना? क्या करोगी? इस घर से निकाल दोगी? तुम क्या निकालोगी? मैं खुद इस घर में रहना नहीं चाहती, जिस घर में मेरी अहमियत एक नौकरानी से भी कम हो। अरे मैं तो अपने बेटे और बहू के पास रहना चाहती थी, उन्हें भर भर कर आशीर्वाद देना चाहती थी, अपने नाती नताओं को खिलाना चाहती थी। लेकिन शायद तुम दोनों के नसीब में यही सुख है ही नहीं। मैंने तुम्हारी माँ के बारे में दो शब्द क्या कहती है, तुम्हें इतना बुरा रख गया। और एक मेरा नालायक बेटा जो अपनी पत्नी के आगे अपनी माँ के लिए कुछ बोल नहीं सकता, उसे अपनी खुद की के काका और अपनी छोटी बहन अपनी माँ तो गंवार रखते हैं, लेकिन गांव से आए हुए सास ससुर सारी गांव के गंवार नहीं रखते। खैर छोड़ो, पत्थर पे सिर मारने का क्या फ़ायदा। मेरे खुद के कुछ बुरे कर्म होंगे जिस वजह से मुझे तुम जैसे बेटे बहू मिले, लेकिन खुशी इस बात की है कि गांव में अभी भी मेरा खुद का घर है और मेरे देवर और उनकी बेटी हैं जो मुझे अपनी माँ के समान सम्मान देते हैं। अब मैं अपने गांव जाकर ही रहूँगी और इस घर से ज़्यादा खुश रहूँगी। कहते
हैं। जब बच्चे अपने माँ बाप की आंखों में आंसू लाते हैं वह कभी भी खुश नहीं रह सकते। लेकिन मैं माँ हूँ, तुम दोनों को यही आशीर्वाद दूंगी कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। कहते हुए कुसुम जी वहाँ से गांव की ओर चल देती। कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। कहानी का अगला भाग जरूर देखिएगा, जिसमें आप सभी देखेंगे रोहन और गीता को कैसे मिलता है सबक। कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चल सके। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।